ये आपको यस मैम। कौन सी है? भाषा एक सामाजिक संपत्ति है। ओके ठीक है, वेरी गुड। भाषा पूर्ण रूप से सामाजिक वस्तु है। और दूसरी विशेषता हमने आपके साथ शेयर की थी, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। याद आ रहा है आपको? आप लोग है ना बोलते जाइएगा बेटा, जब बीच बीच में सवाल करते हैं ना तो आप लोग इस प्रकार से मत बैठिएगा, क्योंकि हम लोगों को भी यह समझ में आए कि आपको कितना बल्ला पड़ रहा है और नहीं पड़ रहा है। चलिए, तो भाषा की विशेषताओं के साथ साथ हम लोग कल की तासिका में शायद तीसरी विशेषता पर हम लोग नजर डाल रहे थे, लेकिन आज हम फिर से एक बार पुनः एक बार हम भाषा की विशेषताओं को पहली रूप से लेने का प्रयास करेंगे। तो भाषा पूर्ण रूप से सामाजिक वस्तु है। जैसे कि विदित है, आपको पता है कि मनुष्य का और भाषा का रिलेशन बहुत गहरा होता है, और मनुष्य समाज प्रिय प्राणी होने के नाते समाज का और भाषा का गहरा असर एक दूसरे पर होता है। वैसे हमने आपको बताया था कि शब्द और अर्थ का जो रिलेशन होता है, चांद का और चांदनी का जो संबंध होता है, सागर का और लहरों का जो संबंध होता है, वही संबंध भाषा का और समाज का होता है। जहां पर भाषा है वहीं पर समाज प्राप्त होता है। यहाँ इस जगह पर यदि हम चाहते हैं कि माता पिता या भाई बहन जब जैसे जन्म लेता है कोई भी बच्चा, और जन्म लेने के साथ साथ शायद एक बच्ची जुड़ रही है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा आप। कर लिए? तो यहाँ इस जगह पर यदि भाषा को हम प्राप्त करते हैं तो जब बच्चे का जन्म होता है, तो बच्चे का जन्म होने के उपरांत वह बच्चा धीरे धीरे जब बढ़ता है, आगे उसकी परवरिश होती है, तो सबसे पहले उसके निकटतम होती है उसकी माँ। फिर माँ जो होती है वह स्वाभाविक से तौर पर उस बच्चे को माँ शब्द बोलना सिखाती है, और माँ अपने भाई के साथ ज्यादा जुड़ती है, और इसीलिए माँ अपने भाई का जो नाम है मामा, फिर बच्चे को मामा बोलना सिखाते हैं। धीरे धीरे यह जो बच्चा है अपने परिवार के और सदस्यों के साथ जुड़ जाता है। वह बात अलग है कि आज के हमारे जॉइंट फैमिली को हम लोग छोड़ चुके हैं और हम लोग विभक्त फैमिली को अपनाते हैं, मतलब हम दो हमारे दो और माँ बाप को फेंक दो वाली कूटनीति को जब हम लोग अपनाते हैं, तो यहाँ इस जगह पर उस कूटनीति को न अपनाने वाले जॉइंट फैमिली के साथ हम बात करेंगे कि जब उस बच्चे के साथ केवल माता पिता नहीं है, दादा दादी है, चाचा चाची है, चाचा चाची के बेटे बेटियां हैं, और इनके साथ जब इनका रिलेशन गहरा हो जाता है तो बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है, तो इनके माध्यम से मतलब परिवार जन के साथ में भी जो शब्द प्रतीत होते हैं वह शब्द वह बच्चा ले लेता है। फिर धीरे धीरे यह बच्चा उसके परिवेश में जाता है, जाता है नहीं, घर में ही रहता है क्या, वह अपने पास पड़ोसियों के घर में जाता है, वहां उनके घर के शब्दों को प्राप्त करता है। जैसे यदि यहाँ इस जगह पर हिंदू फैमिली होती है, वो बच्चे हिंदू फैमिली का है, जाहिर से तौर पर उसके साथ में रहने वाले जो पंजाबी हो गए, गुजराती हो गए, तो बच्चा पंजाबी के घर में जाता होगा, वहां से छोले भटूरों को आत्मसात करता होगा। गुजराती फैमिली में जाता होगा तो गुलाब जामुन को याद करता होगा। देखिए, सुबह सुबह आपको खाने की भी चीजें मिल रही है ना, मुंह में पानी मत लाने दीजिएगा, हम लोग आगे बढ़ते। तो जब वह बच्चा अपने परिवार के साथ साथ परिवेश में चला जाता है, अब परिवेश में वह चला गया, फिर धीरे धीरे वह बच्चा जब स्कूल में चला जाता है, तो स्कूल में उसके जो गुरुजन होते हैं, उसके साथी जो होते हैं, उन साथियों के साथ में भी वह अपनी भाषा को आत्मसात करता है। और जब वह उन बच्चों के साथ में आत्मसात करने वाली जो भाषा है, निश्चित तौर पर वह भाषा पूर्ण रूप से सामाजिक वस्तु कहलाती है। अब क्लियर हुआ? डू यू अंडरस्टैंड? यस मैम। यस मैम। ओके गुड। यस मैम। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े। जी हाँ। यस मैम। हाँ, तो हमारी दूसरी जो विशेषता है वो भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। पैतृक संपत्ति से तात्पर्य हमने आपको कल की तासिका में भी बताया था कि पैतृक संपत्ति क्या होती है। तो पैतृक संपत्ति होती है जो विरासत में मिलती है ना, जिसे हम आपके चाहती लैंग्वेज में यदि कहे तो प्रॉपर्टी। पैतृक संपत्ति यदि कहते तो पता नहीं चलेगा।
हाँ, लेकिन प्रॉपर्टी यदि कहते हैं तो पता चल जाएगा। तो इस विरासत के लिए हमें क्या प्रयास करना पड़ता है? बिल्कुल नहीं। अनायासी तौर पर यदि हमारे पापा के पास 5-6 एकड़ यदि जमीन होती है तो अनायासी तौर पर वो सीधे के सीधे उस बच्चे के नाम पर चली जाती है। वो बात अलग है कि अब हम भी उस विरासत के अधिकारी हो गए हैं, क्योंकि अब तक केवल लड़कों को मिलता था। झगड़ा नहीं करना है ना, झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन वो अनायासी मिल जाता है। जो मिलता है वो अपना है, नहीं मिलता है तो झगड़ा करने की जरूरत नहीं होगी। तो विरासत में मिलने वाली जो हमारी प्रॉपर्टी होती है, क्या भाषा हमें वैसे विरासत में मिल पाएगी? हमारी लैंग्वेज हिंदी है तो क्या हमारे बच्चे भी हिंदी बोल पाएंगे? हम यदि डॉक्टर हैं, हम यदि प्रोफेसर हैं, हम यदि इंजीनियर हैं, तो क्या इंजीनियर का बेटा इंजीनियर भी हो सकता है? डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही हो सकता है? जरूरी नहीं है। डिपेंड करता है उसके सेंसिटिविटी पर, डिपेंड करता है उसके सरेंडर पर, डिपेंड करता है उसके श्रम पर कि वो कितना श्रम कर रहा है, और तब जाके उसे क्या बनना है वो उस व्यक्ति पर डिपेंड करता है। तो भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। उसे क्या करना है अगली विशेषता के साथ में हम उसे डिस्कस करने वाले हैं। जिस प्रकार से हमने आपको बताया था कि बचपन में यदि वो बच्चा छोटा सा बालक है और ये छोटा बालक जब उसके माता पिता भारत में रहते हैं और भारत में रहने वाले दाम्पत्य का बेटा यदि इंग्लैंड में पहुंचा दिया जाता है, तो जो इंग्लैंड का व्यक्ति है, जो इंग्लैंड में वो छोटा सा बालक चला जाता है, तो स्वाभाविक सी तौर पर वह जो बालक है वो भारत की भाषा को धीरे धीरे भूल जाएगा और फिर इंग्लैंड की जो भाषा है, प्रचलित भाषा है, उसे वो आत्मसात कर लेगा। और जब वो कई सालों के पश्चात अपने स्वदेश लौट कर चला आएगा तो स्वदेश की भाषा को समझ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने इंग्लैंड की भाषा को आत्मसात किया, वहां पर गया है तो वहां की भाषा को उसने क्या किया है? अर्जित किया है। तो हमारी अगली जो विशेषता है, तो अगली विशेषता है हमारी भाषा व्यवहार द्वारा अर्जित संपत्ति है। आप लोग यदि लिखना चाहते हो तो आप इसे लिख लीजिएगा, क्योंकि आपको आंख बंद करते हुए बताना चाहते हैं 101%। गेस क्वेश्चन कहो या और कुछ भी कहो, पहला प्रश्न आपका तैयार हो गया। भाषा का स्वरूप एवं उसके महत्व की विशेष चर्चा कीजिए। दूसरा प्रश्न आपका तैयार हो गया, भाषा की परिभाषा बताकर भाषा की किन्हीं विशेषताओं को उस उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो उदाहरण क्या होंगे? तो ये जो बीच बीच में हम उदाहरण डालते चले जा रहे हैं ना, ये उदाहरण आपको डालें, और जरूरी नहीं है कि इंग्लैंड में रहने वाला है, भारत में रहने वाला, आप अपने भी उदाहरणों को उस जगह पर डाल सकते हो। ओके, अब यहाँ इस जगह पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पॉइंट हमने बनाया है, पहला, दूसरा, तीसरा, आप उसे लिख लीजिएगा। भाषा व्यवहार द्वारा अर्जित संपत्ति। हमने अभी भी आपको बताया कि यह जो इंग्लैंड में रहने वाला जो लड़का है, वह जब इंग्लैंड में पहुंच जाता है तो भारत की भाषा कहीं ना कहीं मातृभाषा का पकड़ाव उस बालक पर रहता है। तो कितने दिनों के बाद जब वो बच्चा स्कूल में जाता है, स्कूल से घर आता है, तो घर की भी भाषा वही है, हॉस्टल में जाता है तो हॉस्टल की भी भाषा अंग्रेजी। स्वाभाविक से तौर पर उस बालक को उस भाषा के माध्यम से कोई ना कोई व्यवहार करना पड़ेगा, और फिर जाके जब वह व्यवहार करेगा तो अनायासी तौर पर उस भाषा को वह अर्जित करेगा, आत्मसात करेगा। मतलब जरूरी नहीं है कि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। तो यहाँ इस जगह पर जिस प्रकार से वह विरासत में मिलने वाली कोई चीज नहीं है, तो जब वह बच्चा अलग अलग स्थानों पर चला जाता है, अलग अलग परिवेश में चला जाता है, तो उस परिवेश की भाषा को, उस व्यक्ति को, उस लड़के को या उस समाज को नितांत आत्मसात करना अनिवार्य हो जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोग? समझ में आ रहा है आपको? जी हाँ। हाँ मैम। यस मैम, आ रहा है। ओके, वेरी गुड। अब हमारी चौथी जो विशेषता है, आगे बढ़े ना? जी मैम। हाँ मैम। भाषा परिवर्तनशील है, और उस तासिका में हम यहाँ तक आए थे, शायद चौथी नंबर की है ये हमारी विशेषता, है ना? तो यहाँ तक हम आए थे, शायद आधा हिस्सा भी हमारा इस विशेषता का हो गया था। संसार की हर चीज परिवर्तनशील होती है,
ऐसा भी कहा जाता है ना, चेंजिंग इज द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन ही सृष्टि का शाश्वत नियम है के अनुसार हम लोग नहीं चेंज हुए क्या? जैसे हम बचपन में थे, बचपन में बचपना हमारे सिर पर सवार था, क्या आज हम वैसे ही है? नहीं, जरूरी है कि हमें भी चेंजेस होते हैं। तो ये जो चेंजेस होने वाली प्रवृत्ति है हर एक मनुष्य में, आप ही में है ऐसा बिल्कुल नहीं है, हर एक व्यक्ति में वह निर्धारित समय पर वह होती है। तो भाषा में भी परिवर्तन होता है, भाषा में भी परिवर्तन होता है। चेंजिंग इज द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन ही सृष्टि का शाश्वत नियम है के अनुसार जब हम भाषा के परिवर्तनवादी विचारधारा को देखते हैं तो निर्णयात्मक रूप से निष्कर्ष हमारे सामने आता है कि निश्चित तौर पर भाषा परिवर्तनशील है। तो कैसे? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे लड़कियां हैं तो लड़कियों की एक ही ख्वाहिश होती है, क्या अच्छा लगता है लड़कियों को? एक तो आभूषण, नहीं तो फूल, फूल दिखे या न दिखे बस टूट गए उन फूलों पर। तो चलते आज हम लोग एक बगीचे में पहुंच जाते हैं, सुंदर सा बगीचा है और उस बगीचे में चुने हुए गुलदस्ते को सजाना है, तो हम लोग क्या करेंगे? चुने हुए फूलों को लेंगे ना, मतलब गुलाब के सुंदर सुंदर जो फूल हैं तोड़ दिए सारे, वैशाली ने तोड़ दिए। फिर विद्या ने क्या किया, हॉस्टल में रह रहे, अभी एक इमेजिन कीजिएगा, हॉस्टल में रह रहे हैं, विद्या गई बाहर और विद्या ने ढेर सारे फूलों को, सुंदर सुंदर फूलों को इकट्ठा करके रखा। फिर वैशाली आए, वैशाली ने क्या किया, उन फूलों को इकट्ठा करके सुंदर धागों से उसे बांध दिया। फिर उज्ज्वला ने क्या किया, उन सभी फूलों को इकट्ठा करके एक फूलदान में रख दिया। और फिर दीपाली गई और दीपाली ने एक मेज लाया। अब देखिएगा हमें इस जगह पर कौन कौन सी चीजें देखनी है। पहला देखना है गुलदस्ता, दूसरा देखना है फूल, फूल किसने लाए थे? विद्या ने लाए थे। फिर ये गुलदस्ता किसने लाया था? तो वैशाली। अब आप अपने अपने नामों के साथ अपना अपना काम याद कर लीजिएगा। फिर मेज का काम किसका था? अब देखिएगा क्या इन तीनों में भी परिवर्तन होता है, और इन तीनों का परिवर्तन कैसे होता है यह हम आपको बताएंगे। अब ये जो फूल है ना, तो फूल में कौन सा परिवर्तन होगा? फूल में होने वाला परिवर्तन शीघ्र गति से होगा या मंद गति से? दो चीजें आ रही है, बताइएगा आप। शीघ्र गति से। कैसे? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। कैसे? क्योंकि फूल तोड़कर मैं डायरेक्ट मेरे पास लेकर आ जाऊंगी ना, इसीलिए। यानी परिवर्तन हो गया ना, पहले फूल पेड़ पर था, अब मेरे पास है। ओके, और क्या परिवर्तन होगा उसमें? बताया था शायद हमने लास्ट तासिका में आपको। बोलो बोलो, जल्दी बोलो यार, हमारे पास समय नहीं है क्योंकि ये कट जाएगा लेक्चर अपना। देखिए शीघ्र गति से तात्पर्य क्या होगा कि अभी हमने क्या किया, अर्ली मॉर्निंग में विद्या बाहर गई और बगीचे से ढेर सारे फूलों को तोड़कर लेकर आई। फिर उज्ज्वला ने क्या किया, उन फूलों को इकट्ठा किया, गुलदस्ते में पैक कर दिया और वह गुलदस्ता सबके सामने मेज पर उज्ज्वला ने रखवा दिया। अब उन फूलों में जो सुबह वो फूल थे, तो क्या वो शाम को भी वैसे ही रहेंगे? नहीं, वो मुरझा जाएंगे। ओके, वह फूल तुरंत ही मुरझा जाएंगे, वह फूल की पंखुड़ियां गिर जाएगी और इस प्रकार से इन फूलों में होने वाला जो परिवर्तन है वह परिवर्तन कैसे होगा? अत्यंत शीघ्र गति से होगा। लेकिन मंद गति से होने वाला जो परिवर्तन है, वह मंद गति से होने वाला परिवर्तन कहां पर होगा? तो इस मेज में होगा। ये मेज कोई तोड़ सकता है क्या? जिस मेज पर उज्ज्वला लेकर आई है और उस मेज पर विद्या ने, वैशाली ने वो फूलदान रख दिया है, तो क्या होने वाला? मेज कैसे बनती है? लकड़ी से बनती है क्या? हम में से कोई ताकतवर की एक ही झटके में जैसे फूलों को तोड़कर रख दिया विद्या ने, वैसे उस मेज को भी पटक कर तोड़ दे, है क्या इतने शक्तिशाली? नहीं, क्योंकि यह निसर्ग का नियम होता है, प्रकृति का नियम होता है, और प्रकृति के नियम के अनुसार पुष्पों में होने वाला, फूलों में होने वाला परिवर्तन और उस मेज में होने वाला परिवर्तन, इन दोनों में नितांत अंतर पाया जाता है। ओके, अब यह अंतर कौन सा होगा? तो यह अंतर होगा कि एक जगह पर यदि हम चाहेंगे तो यह परिवर्तन निरंतर रूप से होगा। हमारी आवाज आ रही है बेटा?
जी हाँ। जी हाँ मैम, आ रही है। कोई प्रॉब्लम आया था बीच में? नहीं। नहीं मैम, आ रही है आपकी आवाज। ओके, तो यहाँ इस जगह पर मेष में होने वाला जो परिवर्तन है, इन दोनों में होने वाला परिवर्तन अंतर है कि एक में होने वाला परिवर्तन अत्यंत शीघ्र गति से है और दूसरे में होने वाला अंतर जो है वह अत्यंत मंद गति से है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते कि इन तीनों का, गुलदस्ते का, फूल का, मेज का और हमारी भाषा का क्या संबंध है। तो निश्चित ही तौर पर भाषा का और इनका अंतर होता है। अब एक वाक्य दे रहे हैं आपको, अब एक एक करके आपने उस वाक्य को बनाना है और बताना है। अब जैसे हमने आपको बताया, राम ने रावण को बाण से मारा, है ना, एक विशेषता हमने आपके सम्मुख रखी को, क्या वाक्य बताया आपको, राम ने रावण को बाण से मारा। अब आप हमें यह बताइएगा कि विपर्य का भाव यदि हम इस जगह पर जोड़ते हैं तो वाक्य की शुरुआत कैसे होगी, बताइए। वाक्य दूसरा तैयार कीजिएगा इसी तरह का, लेकिन वाक्यों में शब्द यही होने चाहिए। कैन यू गेस, क्या आप लोग कर सकते हो? बाण से राम ने रावण को मारा। वेरी गुड। कौन बात कर रहा है आप? विद्या। विद्या। बाण से राम ने रावण को मारा। राम ने मारा, ठीक है। और कोई? उज्ज्वला, दीपाली, वैशाली? अरे तैयार करते जाइएगा बेटा, जब तक आप इस लेक्चर में इन्वॉल्व नहीं होगे ना तब तक ये चीज पल्ले नहीं पड़ेगी आपके। पूरी तरीके से आपको इसमें इन्वॉल्व होना होगा, है ना। कहा जाता है ना, एक तरफा प्यार कभी सफल नहीं होता। कोई व्यक्ति यदि आपको एक तरफा प्यार कर रहा है और आप उसकी ओर देखते भी नहीं है तो क्या उसका प्यार सफल होगा? नहीं। प्यार किसी के साथ नहीं करना है, लेकिन यहाँ इस जगह पर हमारा जो एक तरफा लेक्चर चल रहा है ना वो आपकी समझ में नहीं आएगा, समझ लीजिएगा इसे। तो आपको उस लेक्चर में अटेंड होना होगा, उस लेक्चर में प्रेजेंट रहना होगा। नहीं तो हम लोग यहाँ पर लेक्चर चल रहे हैं, चला रहे हैं, किचन में रख दिया है और हम लोग अपना काम कर रहे हैं। Am I right? दीपाली, ऐसा तो नहीं चल रहा है ना? नहीं मैम। कॉपी आपके पास है ना, राइटिंग आप लोग कर रहे हो, यही आशा कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हैं। तो आप लोगों से आवाज नहीं आई इसलिए हमने आपको बताया यह। तो विद्या ने एकमात्र ने कहा बाण से रावण को राम ने मारा। दूसरा एक विपर्य भी ऐसा भी हो सकता है कि रावण ने राम को बाण से मारा, है ना। बराबर है ये वाक्य? क्या है? नहीं मैम, हाँ, अपोजिट लिखा गया है। क्यों, कैसे? क्योंकि राम ने रावण को रावण ने राम को नहीं मारा था, राम ने रावण को मारा था। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा। मतलब आप यहीं पर हो, है ना। अब हमें इस वाक्य में तो परिवर्तन करना है, लेकिन किसे घुमाना है वो देखिएगा। अब यहाँ इस जगह पर ये जो नेकोस से है ना, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है बेटा, उसे हमें दिखाना है। मतलब क्या करना है, परिवर्तनवादी विचारधारा को कैसे प्राप्त करना है। तो रावण को राम ने बाण से मारा। देखिए अटपटा सा लग रहा है ना। अब यहाँ एक जगह का वाक्य देखिएगा जो विद्या ने बताया था, बाण से रावण को राम ने मारा। ये वाक्य कानों को थोड़ा अटपटा सा लगता है, लेकिन जब हम ये वाक्य कहते हैं, ये वाक्य तो बिल्कुल गलत है, कतई नहीं कहिएगा। मतलब ये वाक्य कालातीत है, कल भी वैसा ही था, आज भी वैसे है, न जाने कितनी पीढ़ियों तक, मरते दम तक, जब तक ये पूरी सृष्टि का संचलन हो रहा है, उस सृष्टि के संचलन तक यह जो वाक्य है वैसा का वैसा ही रहेगा, है ना। तो हम विपर्य के भाव को यदि जोड़ते हैं तो हमें ने को से को क्या करना है, को ने से करके बदल देना है। तो कैसे वाक्य होगा, रावण को राम ने बाण से मारा। इतना क्लियर हुआ आपको? इतना क्लियर हुआ क्या आपको? जी मैम। डू यू अंडरस्टैंड, समझ रहे हो क्या?
जी हाँ मैम। ओके, अब हम लोग आगे बढ़े। जी भाषा परिवर्तनवादी विचारधारा को आत्मसात करती है, इसका और एक उत्तम उदाहरण है ना, श्राद्ध। श्राद्ध से मतलब क्या होता है? कब करते हैं ये श्राद्ध हम? अरे करते हो क्या? सो गए क्या? नहीं मैम, जाग रहे हैं। जग रहे हैं, वेरी गुड। तो फिर बोलो ना, श्राद्ध करते हो या नहीं करते हो? अरे यार बोलते जाइए, हमारा लेक्चर कट हो जाएगा प्लीज। चलो कोई बात नहीं, इतना डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, प्रेशराइज मत होइएगा। श्राद्ध का मतलब होता है, जो प्राचीन काल में हुआ करता था उसकी बात कर रहे हैं ना। श्रद्धा से श्रद्धा से दिया गया भोजन श्राद्ध कहता था, है ना। श्रद्धा से दिया गया जो भोजन था वह श्राद्ध हुआ करता था। लेकिन अब क्या हुआ कि हम लोग क्या करते हैं कि मृत्यु के उपरांत, है ना, घर में किसी व्यक्ति की यदि मृत्यु हो जाती है तो उस मृत्यु के उपरांत जो भोजन हम लोग देते हैं वो श्राद्ध कहलाता है। प्राचीन काल में श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा से दिया गया भोजन, लेकिन आज हम लोग श्राद्ध को हमने विपर्य का भाव जोड़ दिया और परिवर्तनवादी विचारधारा को आत्मसात कर लिया। तो यहाँ एक जगह पर मृत्यु के उपरांत दिया जाने वाला जो भोजन होता है उसे श्राद्ध कहा जाता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारी जो अगली विशेषता है वह अगली विशेषता है, प्रत्येक भाषा का ढांचा स्वतंत्र होता है। 1 glass water please। हाँ, तो संसार की एक ही चीज, कोई भी चीज एक जैसे है क्या? हम लोग सब एक जैसे, उज्ज्वला दीपाली के जैसे ही है और दीपाली वैशाली की जैसी है और वैशाली विद्या की जैसी है क्या? ये जो सृष्टि का संचलन किया, यदि सारे लोग काले 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 कौवे की तरह होते हैं तो क्या हम एक दूसरे को पसंद करते हैं? नहीं मैम। नहीं, गुड। तो यहाँ इस जगह पर मैडम आप दिखाई नहीं दे रहे हो। नहीं दिखाई दे रहे हैं? अभी दिखाई दे रही है। ओके ओके गुड। तो हाँ, हम बात कर रहे थे कि प्रत्येक भाषा का ढांचा स्वतंत्र होता है, तो संसार की कोई भी चीज एक जैसे नहीं होते। हम लोग चर्चा कर रहे थे काले कौवे की। सारे लोग यदि एक जैसे होते, काले कौवे की तरह होते, तो क्या हम एक दूसरे को लाइक कर पाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसीलिए परमात्मा ने भी जब इस सृष्टि का संचलन किया तो निश्चित ही तौर पर हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी खासियत को रख दिया। आ जाइए व्यक्तियों से लेकर अब यहाँ तक हम भाषा को देखते हैं। तो जिस प्रकार से व्यक्ति की खासियत होती है वो बात अलग है कि हम लोग अनुकरण प्रिय प्राणी हैं, हम लोग अनुकरण करते हैं। यदि ऋतिक रोशन बहुत अच्छे से तैयारी करके आता है तो हमारा भाई भी ऋतिक रोशन की तरह एयरिंग करने का प्रयास करता है, और हम लोग किसी विद्या बालन की तरह हम लोग करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये तय नहीं है। तो प्रत्येक मनुष्य की जो अभिव्यक्ति होती है वह अभिव्यक्ति उस व्यक्ति के अनुरूप ही होती है, चाहे वो व्यक्ति काला हो चाहे वो व्यक्ति गोरा हो, लेकिन उसकी पर्सनालिटी, उसकी अपनी खासियत उसके अपने व्यक्तित्व के आधार पर ही डिपेंड करती है। ठीक उसी प्रकार प्रत्येक भाषा जो होती है वह प्रत्येक भाषा का ढांचा पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। अब कैसे स्वतंत्र होता है? तो यहाँ इस जगह पर यदि हम बात करते हैं मराठी की, बात करते हैं हिंदी की, बात करते हैं गुजराती की, तो हर एक भाषा जो है ये अपने अपने ढंग से होती है, अपने अपने स्तर के आधार पर होती है, अपने अपने ढांचे के अनुरूप वो होती है, अपने अपने खासियत के अनुरूप होती है ना।
तो मराठी के लिंगों की यदि बात करते हैं तो हिंदी में कौन से 2 लिंग है, आपको पता है क्या? डू यू अंडरस्टैंड? हिंदी के लिंग कौन से हैं? सो गए क्या मेरे बच्चे सब? नहीं मैम। सोए नहीं हो ना? हाँ तो बताओ ना, हिंदी में लिंग को, लिंग पता है ना? लिंग पता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग? पता है मैम। तो क्यों बात क्यों नहीं करना चाहती आप लोग? बोलना नहीं है क्या? चलिए, तो गुजराती के साथ साथ हमने एग्जाम्पल लिया था मराठी का। तो गुजराती और मराठी में केवल 2 लिंग नहीं है, तो इसमें तीसरा लिंग जुड़ जाता है। कौन सा है वो तीसरा लिंग, अब बताइएगा आप। बताइए जल्दी जल्दी, समय नहीं कट जाएगा अपना लेक्चर। अरे यार, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है और नपुंसकलिंग है। नहीं क्लियर हुआ अभी तक भी? चलिए, हम जब हिंदी व्याकरण और अभिव्यक्ति कौशल्य को पढ़ाएंगे, देखिए आ गया मैसेज हमें, रनिंग टाइम ऑफ 10 मिनट्स बाकी है। चलो जल्दी जल्दी फटाफट ये इसे कंप्लीट करते हैं ना, तो इसे याद कर लीजिएगा। तो प्रत्येक भाषा का ढांचा कैसे स्वतंत्र होता है, हिंदी, गुजराती और मराठी के लिंगों की हम लोग चर्चा करें। अब देखिएगा, जब हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं, एक अंग्रेजी भाषा भी यहाँ पर रहेगी। तो राम इज गोइंग, इसका मतलब बताइए जल्दी से विद्या। राम जा रहा है। वेरी गुड। सीता इज गोइंग, सीता जा रही है। राम जा रहा है। और यहाँ यदि इनटू ट्रांसलेशन की यदि हम लोग भूमिका को देखें, अनुवाद की भूमिका को यदि हम यहाँ इस जगह पर देखें, तो नितांत रूप से क्या प्राप्त होता है, सीता जा रहा है ना? ये वाक्य ट्रांसलेशन के दौर में बिल्कुल सही है, ठीक ठाक ढंग से है। लेकिन यदि हम उससे व्याकरण की दृष्टि से कहते हैं, तो व्याकरण की दृष्टि से यह वाक्य बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि सीता जा रहा है, यह सीता हमें पता है कि स्त्रीलिंग है, लेकिन अंग्रेजी को ये पता नहीं है ना? इसलिए अंग्रेजी भाषा ने उस शब्दों को, उस वाक्य को क्या कहलवा दिया, राम इज गोइंग, राम जा रहा है, सीता इज गोइंग, सीता जा रहा है। लेकिन हमारी हिंदी ने उसे क्या कर लिया, एक्सेप्टेशन नहीं दिया, क्योंकि भाषा पर नियमन करने वाला शास्त्र व्याकरण को कहा जाता है। यह वाक्य जो है, शब्द जो है, उसे याद कर लीजिएगा कि व्याकरण किसे कहा जाता है। बड़े बड़े विद्वानों के अनुरूप यदि हम लोग पूछते हैं, ये मतलब ये जो शब्द है ना, व्याकरण है, भाषा है, या आपके हिंदी साहित्य का इतिहास से शब्द है, तो ये छोटे छोटे शब्द होते बेटा। लेकिन ये शब्द जब हम लोग पढ़ाते तो आप लोग ध्यान नहीं देते, और जब आपका इंटरव्यू होता है ना, मतलब कब, जब आपका एमए होता है, तो एमए के स्तर होने के पश्चात जब आप किसी महाविद्यालय में एंटर होते, तो उसके पहले आपको एक एग्जाम देनी पड़ती है, और एग्जाम होते हैं इंटरव्यू के, साक्षात्कार की। और उस साक्षात्कार के दरमियान यदि आपको प्रश्न पूछा जाता है कि चलो आपने भाषा विज्ञान तो पढ़ा होगा भाई, तो आप हमें बताइएगा कि भाषा क्या होती है, तो हमें आता नहीं है। हमें यह बताइएगा कि व्याकरण क्या होता है, तो हमें याद नहीं रहता। तो इस प्रकार से हमें चर्चा करनी चाहिए कि भाषा क्या होती है। तो भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों पर व्यक्त करते हैं या सोचते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की परिभाषा। दूसरी परिभाषा भी हमने आपको बताई थी, उनको भी याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिएगा। हो सकता है कि हम लोग एक आध दिन आपके टेस्ट भी ले ले, कैमरा ऑन करके। डरिएगा मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन ओरली रूप से हम लोग एक कॉमन मीटिंग रखवाएंगे, और उस मीटिंग के दरमियान जिनको जो आता है ना, फटाफट एक दूसरे को आप लोगों ने स्वीकार करना है कि इसका ये आंसर, उसका वो आंसर। तो इस प्रकार से राम इज गोइंग और सीता इज गोइंग से तात्पर्य है कि राम जा रहा है और सीता जा रहा है, से तात्पर्य यहाँ हमारी भाषा ने, व्याकरण ने उसे रोक दिया। फिर से एक बार व्याकरण किसे कहा जाता है, इस पॉइंट पर आते हैं, राइट डाउन कर लीजिएगा या वीडियो को रिकॉर्ड कर लीजिएगा। हम लोग रिकॉर्डिंग का सिस्टम ढूंढ रहे हैं, यदि रिकॉर्ड हो रहा है तो निश्चित तौर पर इन सारे लेक्चर्स को हम गूगल क्लासरूम में एज इट डाल देंगे। किसी को कोई परेशानी तो है नहीं ना?
डाल दे तो विद्या, वैशाली, उज्ज्वला। नहीं मैम, कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, तो यही के यही डाल देंगे, मतलब आपका क्या है, रिवीजन भी हो जाएगा और बाकी के लोग को थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिल जाएगा, इंस्पायर भी हो जाएंगे कि चलो यार विद्या अटेंड कर रही है, उज्ज्वला अटेंड कर रही है, तो मैं क्यों नहीं अटेंड करूं, दीपाली ने अटेंड किया हुआ है और उनको तो नॉलेज भी बहुत आ गया है, तो चलो हम लोग भी अटेंड कर लेते हैं। तो इस प्रकार से तो व्याकरण क्या है, फिर से एक बार सुनिएगा, भाषा पर नियमन करने वाला शास्त्र व्याकरण को कहा जाता है। फिर से एक बार कहते हैं, भाषा पर नियमन करने वाला शास्त्र व्याकरण को कहा जाता है। अब यहाँ इस जगह पर हमारे विशिष्टताओं को हम विराम देते हैं। नेक्स्ट कक्षा में, अभी कितने मिनट है बाकी, क्या कंटिन्यू कर सकते हैं हम लोग, तीसरी 5 मिनट है ना अभी, तो करना है बेटा, कंटिन्यू कर लेते हैं अपन, है ना, एक हमारी विशेषता हो जाएगी कंप्लीट। यहाँ तक समझ में आया, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। आगे बढ़े हम लोग, बढ़ सकते हैं ना? हाँ मैम। सारे विशेषताओं को लिख लिए ना? हाँ लिख लिया मैम। वेरी गुड। और नहीं भी लिखते हो ना तो केवल जो लिख रहा है ना, हम यहाँ पर तो मोबाइल से आप लोग एक पिक निकाल लीजिएगा तो आपके पास वो कंप्लीट रहेगा। भाषा का स्थिर एवं मानक रूप होता है। भाषा का एक स्थिर एवं मानक रूप होता है। देखिए ना, हमने अभी भी आपको बताया कि जहां पर परिवर्तनवादी विचारधारा को हम लोग आत्मसात करते हैं, चेंजिंग इज द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन ही सृष्टि का शाश्वत नियम है, के अनुसार परिवर्तनवादी विचारधारा को यदि हम लोग आत्मसात करते हैं तो निश्चित ही तौर पर यह जो परिवर्तन होता है, यह परिवर्तन कुछ सीमित सीमाओं के लिए ही होना चाहिए। परिवर्तन करते जाए, अपने आप में परिवर्तन करते जाए, लेकिन यह जो परिवर्तन होता है, यह परिवर्तन सामंजस्य भाव को बनाए रखने के लिए आवश्यक नहीं है। तो सामंजस्य भाव बनाए रखने के लिए किसी भी व्यक्ति का एक स्थिर रूप होना, एक मानक रूप होना, एक स्टैंडर्ड रूप होना, एक परिनिष्ठित रूप होना अत्यावश्यक हो जाता है। फिर यह भाषा का स्थिर एवं मानक रूप कैसे प्राप्त होगा, तो कई उदाहरण है कि यह जो स्थिरीकरण होता है, यह स्थिरीकरण माने क्या, कि जब हम लोग निरंतर रूप से परिवर्तन करते जाते हैं ना, जैसे हम लोगों ने परिवर्तन कर दिया अग्नि, अग्नि पहले यह शब्द प्रतीत होता था, फिर अग्नि से हमने क्या कर दिया, अब हम लोग अग्नि तो ऐसा कहते हैं, क्या कहते हैं अग्नि को, आग दो, है ना। अब यदि हम यह कहते हैं कि हमारे घर में बहुत बड़ा सर्प निकला, सर्प कहते हैं क्या, नहीं, तो सर्प को हमने अब क्या कह दिया, सांप कह दिया। तो ये परिवर्तनवादी विचारधारा है दोस्तों। लेकिन अब इन परिवर्तनवादी विचारधारा को कहीं ना कहीं लिमिटेशंस लाने की जरूरत है, कहीं ना कहीं उसे सीमाओं में बांधने की जरूरत है। और यहाँ इस जगह पर सर्प को आज भी सांप के रूप में ही जाना जाता है, अग्नि को आग के रूप में ही, भले ही उसके अलग अलग प्रकार के शब्दों के साथ उसे प्रचलित कर दिया जाता होगा, लेकिन यहाँ इस जगह पर क्या हो गया, उसका भाषा का एक स्थिर एवं मानक रूप प्रदान हो गया। अगली हमारी विशेषता, यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ, जुड़ रहे हैं? हाँ मैम। किस हो गए? हेलो, हाँ मैम। अरे क्लियर हो रहा है आपको? हाँ हाँ हो रहा है। और बाकी के एक ही व्यक्ति बार बार बोल रहे, बाकी के लोग सो गए क्या? आगे बढ़े ना हम लोग। वैशाली, यस मैम। जी मैम। है ना यहीं पर? चलिए, हमारी अगली जो विशेषता है, तो अगली विशेषता हमारी है भाषा की धारा स्वभावतः कठिनता से सरलता की ओर जाती है। ये तो मनुष्य की स्वभावगत प्रवृत्ति होती है। कौन सी स्वभावगत प्रवृत्ति होती है? ये कम से कम शब्दों में, है ना, कम से कम कार्यों में हमें बहुत सारी सफलता मिले, कॉलेज भी नहीं जाए, लेक्चर भी अटेंड नहीं करे, लेकिन पहला नंबर तो मेरा आना ही आना है। होते हैं ना ख्वाहिश हम सबकी, लेकिन जो क्लास अटेंड कर रहे हैं, जो कॉलेज रेगुलर आ रहे हैं, उनका क्या? तो यहाँ इस जगह पर भाषा की धारा जो है स्वभावता मनुष्य की प्रवृत्ति के अनुरूप ही यह कठिनता से सरलता की हो जाती है।
देखिए कैसे, तो यहाँ इस जगह पर हमारा लेक्चर शायद अभी कट हो जाएगा, है ना। तो इस विशेषता को हम लोग कल की तासिका में लेंगे, लेकिन ध्यान में रखिएगा कि इस लेक्चर के बाद सर ने नोटिस डाले हुए हैं कि सर का भी लेक्चर होने वाला है, तो सर का भी लेक्चर जरूर अटेंड कीजिएगा, है ना। और बाकी के सारे जितने, केवल मुझे लग रहा है कि 5 ही लोग जुड़ पा रहे हैं, तो बाकी के लोगों को भी बताइएगा। जिनकी शादी हुई है उनको भी बताइएगा, क्योंकि उनको अभी कॉलेज आने की जरूरत नहीं, वह पुणे में रहती है, दिल्ली में रहती है या इंडिया के बाहर रहती है, तो भी वह उस लेक्चर को अटेंड कर सकती है। इतना बड़ा फायदा हमारा ऑनलाइन सिस्टम का है। उसे बुरा है या ये नेट कनेक्शन का प्रॉब्लम चलता है, इसलिए बहुत सारी प्रॉब्लम को हम लोगों को फेस करना पड़ता है, लेकिन अब हम लोग घर बैठे सारी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। सो और आपसे फिर से एक बार हम विनती करते हैं कि सर का भी लेक्चर, उससे भी अटेंडेंस आप लोगों का होना चाहिए, ठीक है। तो इस विशेषता को हम नेक्स्ट तासिका में बताएंगे, लेकिन इस विशेषता का होमवर्क आपको दिए जा रहे हैं। जितनी विशेषता हुई है उन सभी विशेषताओं को आप भली भांति याद कर लीजिएगा। इसे एक बार देते हैं। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, भाषा सामाजिक वस्तु है, भाषा व्यवहार द्वारा अर्जित संपत्ति है, भाषा कट हो गए क्या, भाषा परिवर्तन